नमस्कार साथियों। और हम लोग जो है इसको चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है विटामिन एवं पोषण। तो पहले इसके नोट्स को देख लेते हैं। नोट्स के बाद जितने प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर ये 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हुआ ना, 50 मिनट से ज़्यादा का हो गया ना अगर ये लेक्चर लगातार, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन एंड पोषण को। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन जल एवं खनिज लवण उपापचयी प्रक्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक CH2O होते हैं। वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां जल में घुलनशील विटामिन B एवं C तथा वसा में घुलनशील विटामिन यानी A, D, E एवं K हैं। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस प्रकार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। यह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। चलिए, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसको देख लेते हैं। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। और रतौंधी, जीरोथैल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सब विटामिन ए के कारण होता है। इसका स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन B1, इसको थायमिन भी बोलते हैं। ये बेरी और वृद्धि का रुकना, इसकी कमी से उत्पन्न 2 तरह की समस्याएं हैं, बेरी और वृद्धि का रुकना। ये मिलता है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि में मिलता है ये। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होता है किलोसिस। ये मिलता है पनीर में, अंडे में, यीस्ट में, मांस में और हरी पत्तीदार सब्जियों में। विटामिन B3, इसको बोलते हैं नियासिन या निकोटीन अम्ल और इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा यानी चर्मग्राह जिसको बोलते हैं। ये मिलता है यीस्ट में, मांस, मछली, अंडे, दूध और फलियां आदि में। इसके बाद देखते हैं विटामिन B5 मिलता है पेंटोथेनिक अम्ल है ये। इसकी कमी से हो जाता है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद। ये मिलता है अंडे, दूध, मांस और मूंगफली में। विटामिन B6, इसको बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन। इसकी कमी से हो जाता है रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। ये मिलता है दूध में, यीस्ट में, अनाज में और मांस में। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। इसकी कमी से हो जाता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। ये मिलता है मांस में, गेहूं में, अंडा में, सब्जी में और फल में। विटामिन B9, इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से हो जाता है रक्तहीनता और कुंठित वृद्धि। ये मिलता है हरी सब्जियों में, फलियां में, यीस्ट में, मांस में और अंडे में। विटामिन B12 साइनोकोबालमेइन। इसकी कमी से हो जाता है घातक रक्तहीनता यानी पेरिनियस एनीमिया, तंत्रिका तर्क की गड़बड़ियाँ। ये मिलता है मांस में, मछली में, अंडा में, दूध में। आंत्र के जीवाणु जो है इसको संश्लेषित करते हैं, तो आंत्र के जीवाणु में भी ये मिलता है ये। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। ये मिलता है आंवला में, नींबू वंश के फल में और टमाटर और सब्जियों में। विटामिन D, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से सूखा रोग और रिकेटस ऑस्टियोमेलिशिया हो जाता है। मक्खन, मछली, तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में इसका संश्लेषण होता है। अच्छा खाइए, सूरज के प्रकाश में बैठिए तो विटामिन D की पूर्ति हो जाएगी।
विटामिन ई, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती है। ये मिलता है तेल में, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन के को बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन, चोट पड़क का थक्का न जमना इसकी कमी से होता है। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया जो है इसका संश्लेषण करते हैं। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर यानी लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयों या एकलक यानी मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के एमिनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बने सकते हैं। ये अनानिवार्य यानी नॉन एसेंशियल्स एमिनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के एमिनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य यानी एसेंशियल एमिनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिएलैनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन, सेरिन, टाइरोसिन, एलैनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरिजीन, एजार्जिन तथा सिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है। टाइरोसिन मस्तिष्क में एड्रीनेलिन यानी एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन यानी नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध में आहार यानी कॉम्प्लेक्स डाइट कहा गया है जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सार्वभौम्य भोजन है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक यानी पॉलीमर्स है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादप के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल यानी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है।
असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट्स संतृप्त वसाओं यानी सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध यानी डबल बॉन्ड्स होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है जिसके उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ध्यातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारे शरीर से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा अम्लों कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित होता है। अब चलिए प्रश्न कोश को देखते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो देखिए ये करता है पनीर। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व टिश्यूज प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसमें विभिन्न जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ग्लूकोनोस्ट्रोक द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। अब ये देखिए कि प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। बिल्कुल ये ठीक है, ये सही बात है। प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण या मेंटेनेंस में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि अंतःफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतःफ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल्स शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो देखिए फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। तो वर्ष 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए विटामिन डी जो है ना वो पॉल मूलर, ये गलत है। बाकी सब सही है। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड। तो जेम्स लिंड ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये DDT के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैककुलम
द्वारा की गई है, जबकि विकल्प ए एवं बी में मैकुलर नाम दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। देखिए, ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो विटामिन डी, पॉल मूलर, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब हमने देखा ही। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों यानी कैटलिस्ट की क्रियाओं के नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप प्लांट्स करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, तो वह है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर S, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है वसा में। भोजन के वर्ग में वसा यानी फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारन को 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो केवल पोटेशियम के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखते हैं। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? देखिए, ये शरीर में चयापचय के उत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति उपाचायक वे यौगिक हैं जिनका अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीजन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? देखिए, राइबोफ्लोविन बेरी से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा यानी चर्मग्राह है, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता। व्याख्या देख लेते हैं। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमिन है।
अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो देखिए बेरी बेरी होता है उससे। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमीन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B2 कॉर्डयुक्त यकृत तेल, यह सही नहीं है। विटामिन B6 धान की चोकर यानी राइस ब्रैन सही है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल सही है। विटामिन K अल्फा अल्फा सही है। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत तेल से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A एवं विटामिन D भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मिर्च में, ठीक है ना। इनमें देखिए, इनमें से मटर, कुम्हाड़े और मूली को अगर देखें, सबसे ज़्यादा मिर्च में होता है विटामिन C। तो प्रश्नगत विकल्पों में से सर्वाधिक विटामिन C मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हारे में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन C विद्यमान होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वह है विटामिन C। विटामिन C विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों यानी साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एवं एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C का मुख्य स्रोत है तो यह कच्चे एवं ताज़े फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होता है। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन C खट्टे साइट्रिक फलों में पाया जाता है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है तो यह आंवला। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन्स में कौन सहायक है? तो यह है विटामिन C। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? तो यह है आंवला। निम्न में से किसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए, संतरा में, इन सब में जो थोड़ा खट्टा रहेगा ना, उसमें ज़्यादा होगा। विटामिन C का रासायनिक नाम है तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का सबसे प्रचुर स्रोत है तो यह है संतरा। इनमें संतरा है, ठीक है ना। चुकंदर, गन्ना, आलू में संतरा सबसे अच्छा है। घाव भरने में सहायक विटामिन है तो यह है विटामिन C। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन C जो है वो मदद करता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन D ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इस प्रकार विटामिन C लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिन्स में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखिए, विटामिन C जो है ना, वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक संतरा है ना, अगर कोई व्यक्ति उसको खाता है तो हो सकता है कि उसको विटामिन C की 1% मात्रा मिले और किसी को 10% मिल जाए और किसी को 25% मिल जाए।
तो जैसी शरीर की ज़रूरत होती है ना, वैसा शरीर अपने आप ही विटामिन को खींच लेता है। तो जो लोग विटामिन की गोलियां लेते हैं एक्स्ट्रा, उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, उनको उल्टा नुकसान है। ठीक है, विटामिन को ना उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेना चाहिए, ना कि साल्ट के फॉर्म में। विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो यह है विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी एंटी थर्मोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है, तो ये है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो यह है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है विटामिन के। प्रति स्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो ये है विटामिन B12 और विटामिन के। ए और सी इसका उत्तर होगा। तो मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। अब देखिए, कथन पर विचार कीजिए। एसर्शन और रीजन है ये। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। ठीक ही दिख रहा है ये। विटामिन B12 जल में विलय है, बस ये भी ठीक है ना, लेकिन ए की व्याख्या जो है ना आर नहीं करता है। दोनों सही है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए डी ई के तथा B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित यानी स्टोर्ड रहता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 तथा B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। विटामिन डी का स्रोत है, तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा यानी स्किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडे की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। महिलाओं में ऑस्टियोमैलेशिया देखने को मिलती है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो रीति रिवाज है, जिसमें महिलाओं के शरीर को ढक के रखा जाता है, जिसके कारण महिलाएं जो है ना उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो देखिए, नग्न होकर धूप का स्नान करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और आपने और हम में से कई लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि जब हम आउट ऑफ इंडिया में कई जगह होते हैं, या फिर गोवा में देख लीजिए, गोवा में भी कई सारे बीचेज हैं जहाँ पे महिलाएं लगभग नग्न अवस्था में धूप सेकती रहती हैं। तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने आप को हेल्दी रख रही होती है। दुर्भाग्य से हम लोगों ने इतना ज़्यादा पर्दा प्रथा को फैलाया कि हम इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते हैं। अश्लील समझे जाएंगे इस तरह की बातें अगर सार्वजनिक रूप से बोलें तो। लेकिन ऑस्टियोमैलेशिया जो बीमारी है, उसके क्योर के लिए सबसे अच्छा तरीका है। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो यह है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह है विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, ये गलत है। विटामिन B12 प्रति अड़कता कारक सही है।
विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक सही है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक है, ये भी सही है। विटामिन ई को बंधिता रोधी कारक यानी एस्टिलेटिव फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग, तो ये रोग होता है रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कोलैक्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो ये सामान्य नाम है विटामिन डी। कोलैक्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलैक्सीफेरॉल तथा ऑर्गीकैल्सीफेरॉल। ऑर्गीकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं ऑर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को लैक्सीफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, अंडा, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विटामिन के बंध्यापन से संबंधित नहीं है। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का बनने में समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सही सुमेलित है। जैसे नियासिन है पेलाग्रा, थाइमिन है बेरी, विटामिन डी है सूखा रोग। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, रात में नहीं दिखने की समस्या। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं यानी रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है, जिसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली के तेल इत्यादि हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ये रहता है यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये होता है यकृत में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो देखिए, गाजर में, ठीक है ना। पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक और इस सब से सबसे ज़्यादा है गाजर में। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में यह मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो यह है आम। इनमें देखें तो आम सबसे ज़्यादा होगा। सेब, अमरूद, पपीता, आम खूब खाना चाहिए। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है, जिसके साथ इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ई भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टोकोफेरॉल जो बेरी है, ये सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया सही है। साइनोकोबैलमिन रक्ताल्पता सही है। ऑर्गोकैल्सीफेरॉल रिकेटस सही है। देखिए, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबैलमिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी
कोलैक्सीफेरॉल D3 तथा ऑर्गैकैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यह है गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक यानी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो देखिए सभी सही सुमेलित विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल और विटामिन के अल्फा सही लग रहा है। तो सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल यानी व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए विटामिन के अल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू। फिर से बोलता हूँ, विटामिन के अल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन सी नींबू। वापस से पढ़ते हैं इसको। विटामिन के अल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? देखिए विटामिन ए का निर्माण जो है ना वो हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी हार्मोन, प्रोटीन और एंजाइम हमारा शरीर इसको बना लेता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन B12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं, ठीक है ना। जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी शरीर बना लेता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देखिए इसका उत्तर है हो जाएगा एक गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, जरूरी नहीं है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये सही है। थोड़ा देख लें, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में यह इंगित किया जाना कि हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी भाषा संबंधी त्रुटि लगती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो वह है B12। देखिए एक दुनिया का सबसे जो सर्द क्षेत्र है ना वो है ओमियोकॉन, साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। वो इतना ठंडा है, इतना ठंडा है ना कि वहाँ पे ना अनाज होता है, ना कोई फल, ना कोई सब्जी। तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो कभी फल तो छोड़िए, फल तो पहुँच भी जाता है, कभी सब्जियाँ कभी खाते ही नहीं है कभी भी। हरी सब्जियाँ तो वहाँ हो भी नहीं सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी वहाँ के 100% लोग जो है ना वो नॉन वेज है, यानी कि वो मांस मछली पे डिपेंड है। तो वहाँ के लोग भी तो देख सुन रहे हैं ना, तो अंधे तो होंगे नहीं। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है, तो वह है B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल्मिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्य की यानी फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो यह है कोबाल्ट। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। साइनोकोबाल्मिन है तो यह है विटामिन B12। थायमिन है तो यह है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, जिसे फंक 1912 ने चावल
की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स 1934 ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन बी2 तथा विटामिन बी6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पाइरिडॉक्सिन है। जल में घुलनशील विटामिन है तो यह विटामिन सी। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में विलय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यह विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है ना, वो पानी में घुल जाता है। देखिए, एक याद रखिए, कीड़ा फॉर्मूला KEDA कीड़ा, ठीक है। कीड़ा जो है ना वो वसा में घुलता है, KED और A कीड़ा। और बाकी कौन सा बचा? KEDA हो गया, बी बच गया ना, तो बाकी जो है वो किस में घुल जाएगा? तो पानी में घुल जाएगा। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन बी और सी जो है ना ये जल में घुलनशील है। KEDA कीड़ा जो होगा ना वो फैट में घुल जाता है, वसा में। निम्नलिखित के बारे में, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, अभी अभी हमने बताया कि भाई कीड़ा जल में घुलता है। कुछ विटामिन, अब जो सही है उनको देख लेते हैं। कुछ विटामिन आंत्र सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, सही बात है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी शब्द को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो यह है विटामिन B6। एक अध्ययन में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको। तो देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए से की कमी से। रिकेटस होता है विटामिन डी के कारण, कमी से। स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। और बेरी हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। एक मनुष्य को बेरी यानी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो अगर वो विटामिन B1, D और C नहीं ले रहा है तब। सूची 1 रोग को सूची 2 उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, अब इसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सूखा रोग। सूखा रोग जो होता है ना विटामिन D की कमी से होता है। और बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। निशांधता होती है विटामिन ए की कमी से। और स्कर्वी होती है विटामिन C की कमी से। तो ये सभी सुमेलित ही हैं, चारों के चारों। सूखा रोग या रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है। बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। निशांधता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, आँखों का रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है वो सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम सूचियों को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका सूची को अगर हम लोग सुमेलित करते हैं तो विटामिन C स्कर्वी, फॉलिक अम्ल हो जाएगा रक्ताल्पता। विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी। और विटामिन B1 किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेरी। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं यहाँ से। विटामिन C स्कर्वी, फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन D वर्णांधता सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा है। फॉलिक एसिड रक्ताल्पता है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक संलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन D की कमी से नहीं होता है। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेटस, सूखा रोग तथा ऑस्टियोमैलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए अब इसमें क्या है कि विटामिन सी एस्कर्बी सही है, विटामिन डी रिकेटस सही है, तो केवल 1 और 2 होगा। विटामिन सी से एस्कर्बी और विटामिन डी से रिकेटस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से गठिया की कमी से गठिया नहीं होता है, विटामिन डी सुखंडी, विटामिन डी के रोग कमी से सुखंडी रोग होता है, विटामिन सी से मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए से गठिया हो नहीं, गठिया सही नहीं है, विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी। चलिए इसको आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए रेटिनॉल में क्या होता है? कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाना, टोकोफेरॉल की कमी से बंध्यता होती है, साइनोकोबालेमीन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है, और पायरिडॉक्सिन से मानसिक व्याधि होती है इनकी कमी से। वापस से देख लेते हैं इसको। रेटिनॉल से नेत्र सूख कर लाल हो जाना कमी से, टोकोफेरॉल से बंध्यता, साइनोकोबालेमीन से घातक रक्ताल्पता, पायरिडॉक्सिन से मानसिक व्याधि, इन सभी की कमी से ये समस्या हो रही है। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो देखिए थायरॉक्सिन जो है ना विटामिन नहीं है। विटामिन बी2, बी3 तथा बी6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लोविन, नियासिन तथा पायरोडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के बंध्यता से संबंधित नहीं है। थाइमिन बेरी सही है, विटामिन डी सूखा रोग सही है, नियासिन पेलाग्रा सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। यह इसे रुधिर स्रावरोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि हैं। बंध्यता का संबंध विटामिन ई की कमी से है। केला जो कि एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है, तो ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है इसमें। केला यानी बनाना कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी बाई 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है, प्रोटीन होती है फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, ये होती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ये पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का? तो यह है मूंगफली। उपयुक्त विकल्पों में से जैसे चावल, सेब में से सबसे ज़्यादा मूंगफली में पाया जाता है। चावल और सेब में माने तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो ये है मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% पाई जाती है। बाल यानी हेयर किस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरेटिन। बाल किरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखून और बाल का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। मानव के बाल व नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो यह है किरेटिन।
प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो देखिए, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये गलत बात है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। तो ये सब सही है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो यह है ग्लूटीन। ग्लूटीन भी कई जगह लिखा हुआ रहता है। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो देखिए, 0 कैलोरी मिलती है। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो यह है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच को जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इसे खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रह सकता है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, करौंदा में। करौंदा एक आवृत बीजी पौधा है जिसे में फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो कैल्शियम, लौह और सोडियम मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती है। ये चीज़ें कैल्शियम, लौह और सोडियम। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उसके संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा होती है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता यानी एनीमिया हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो यह है पालक। लौह के अंश का सबसे अधिक पाया जाता है, तो सबसे हरी सब्जियों में पाया जाता है। आयरन का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है तथा शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबी हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य है, तो एमाइलेज का बहुल्य है। चावल 2 प्रकार के स्टार्च में पाए जाते हैं, एमाइलेज में और एमाइलोपेक्टिना में। सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाले किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में
एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? देखिए, लैक्टोज से। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह डाइसैकराइड शुगर है। यह ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न डिराइव्ड होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो यह है लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो देखिए, लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। देखिए, 100 तक का तो हमने डिस्कशन कर लिया और बाकी का जो बचा हुआ प्रश्न है ना, उसको सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। एक ही पार्ट में दोनों डिस्कस कर लिया तो बस मज़ा नहीं आएगा। मैक्सिमम तो 100 क्वेश्चन में ही काम चल जाएगा। 100 से ज़्यादा और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी बाकी जो प्रश्न आए हुए हैं उसको भी देख लेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में जो है ना, सेम चैप्टर को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे और पूरे प्रश्न को देखेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे 2 पार्ट में। चलिए, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।